ख्वाब देखने और यकीन की राह पर चलने वालों को साजिद भुट्टो का सलाम। नाजरीन, जब हम दुनिया में मुख्तलिफ़ अक़वाम और ममालिक का मुशाहिदा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनकी तरक्की और तनज़्ज़ुली के पीछे कुछ वजूहात होती हैं, जिनमें तालीम व तरबियत, उलूम व फ़नून और मुख्तलिफ़ दूसरी वजूहात शामिल हैं। नाजरीन, नेल्सन मंडेला once said, education is the most powerful weapon in the world which can be changed everything। नाजरीन, इसी तरह पाकिस्तान और हमारे माशरे में सदियों से ऐसे इदारे, यूनिवर्सिटीज़ तालीमी मैदान में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, और उनमें गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर और इसकी खिदमत काबिल तहसीन हैं। जीसी यूनिवर्सिटी का क़याम 1864 में हुआ और इस यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान में नामवर लोग पैदा किए, जिनमें सियासतदान, साइंसदान, अदीब और मुख्तलिफ़ किस्म के मशहूर व मारूफ खिलाड़ी शामिल हैं। सियासतदानों में पाकिस्तान के साबिक़ 3 वज़ीर आज़म, जिनमें नवाज़ शरीफ, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली और यूसुफ़ रज़ा गिलानी के नाम शामिल हैं, और खिलाड़ियों में बड़े मशहूर खिलाड़ी रमीज़ राजा, इंज़मामुल हक़, एहसामुल हक़, और इसी तरह अगर हम साइंस की बात करें तो जीसी यूनिवर्सिटी को ये अवार्ड हासिल है कि इनके स्टूडेंट्स जिन्होंने नोबल प्राइज़ हासिल किया, उनमें डॉक्टर अब्दुल सलाम, हर गोबिंद खराना शामिल हैं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, जस्टिस जावेद इकबाल, और इसी तरह पाकिस्तान के बड़े मशहूर व मारूफ एंकर आफ्ताब इकबाल, हामिद मीर, इकरारुल हसन भी इस यूनिवर्सिटी से फैज़ हासिल कर चुके हैं। नाजरीन, आज मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ, हम हमेशा शिकवा करते हैं कि पाकिस्तान में लोग स्टडी करते हैं, फ़ॉरेन कंट्री चले जाते हैं और फिर मुड़कर वापस नहीं आते। लेकिन नाजरीन, आज मुझे फ़ख्र हो रहा है कि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो ना सिर्फ काबिल फ़ख्र हैं, बल्कि मैं इनको पाकिस्तान का बेटा कहूँगा, जिन्होंने सारी मराहत, सारी फैसिलिटीज़ वेस्ट में छोड़कर पाकिस्तान में आकर जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में बतौर वीसी अपने खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद असगर जैदी। ही इज़ सोशल analyst and international population aging researcher. He has worked in top-notch universities of the world such as Oxford University, London School of Economics, and Seoul National University of South Korea. He has received a lot of awards at international and national level, और अभी इस साल, पिछले साल पाकिस्तान में इनको तमग़ा इम्तियाज़ अता किया गया। तो नाजरीन, आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान में ये वापस आए और बरतानिया, साउथ कोरिया और वेस्ट को छोड़ के आखिर वजूहात क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बहुत सर? शुक्रिया आपका। मैं ठीक ठाक हूँ सर, सबसे पहला सवाल ये है कि आप अपने बारे में बताइए और नाजरीन को बताइए कि आपकी ज़िंदगी कब, कहाँ और कैसे शुरू हुई। देखिए जी, मैं 1963 में मुल्तान में पैदा हुआ और मेरी इब्तदाई तालीम वहाँ के एक बहुत अच्छे स्कूल में हुई। उसके बाद गवर्नमेंट एमएसएन कॉलेज, जिसको अभी पिछले साल ही 100 साल मुकम्मल हुए हैं, उधर से मैंने इंटरमीडिएट की, और उसके बाद मुझे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी यहाँ आने का मौका मिला। उस वक्त ये गवर्नमेंट कॉलेज होता था। 1983 में मैं यहाँ बीए करने के लिए आया। मेरे सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, इकनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स थे, और यहाँ से पढ़ने के बाद और ख़ुसूसन मुझे यहाँ बहुत सी इंस्पिरेशन मिली इकनॉमिक्स पढ़ने में। मेरे जो टीचर थे जनाब अज़मत साहब, उनके जो पढ़ाने का तरीक़ा था वो इतना अच्छा था कि मेरी इकनॉमिक्स के साथ रग़बत हो गई। और उस वक्त पाकिस्तान में सबसे अच्छा इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में होता था, तो लिहाजा मैं वहाँ पर एमएससी करने चला गया। और वहाँ से एमएससी करने के बाद मैं फ़ौरन ही और विदिन 6 मंथ्स पहले मैंने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स में काम किया,
जिसे पाइड के नाम से पहचाना जाता है। और फिर मैं हॉलैंड पढ़ने चला गया और वहाँ मैंने एक और एमए किया, एमए डेवलपमेंट स्टडीज़, क्योंकि मेरा एरिया ऑफ स्टडी जो है, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन जो एमएससी इकनॉमिक्स के दौरान कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में ही बनना शुरू हो गया था, वो डेवलपमेंट इकनॉमिक्स था। तो मैंने एक और एमए किया हॉलैंड में, दी हेग में, और फिर वहाँ से एमए करने के बाद कुछ अरसे उसी यूनिवर्सिटी में काम किया जहाँ से पढ़ा। लक्समबर्ग काम करने चला गया जहाँ पे यूरोपियन स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, और फिर मैं वापस हॉलैंड आया और इसी दौरान मेरी शादी भी हो गई। और फिर मैं और मेरी बेगम साहिबा हम ने सब कुछ हॉलैंड छोड़कर हम ऑक्सफोर्ड चले गए। पाकिस्तानी से शादी की सर, हॉलैंड डच से शादी? नहीं, मैंने पाकिस्तानी खातून से ही शादी Very की, और वो उन्होंने मेरे साथ बड़ा ताउन किया, ख़ुसूसन इस मौके पर कि जो मैं तमाम अपने मामलात जो हॉलैंड में सेटल होने के हो चुके थे उन सब को छोड़कर हम एक स्टूडेंट बन के, एक स्टूडेंट कपल बन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैंने फिर पीएचडी इकनॉमिक्स में की, वही सब्जेक्ट जिसको गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक अच्छे टीचर के होने की वजह से जिससे रग़बत पैदा हुई थी, वो दुनिया की जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी से हमने इकनॉमिक्स में पीएचडी जाके की। एक्सीलेंट सर, लोग स्टडी करते हैं, बाहर सेटल हो जाते हैं, आप भी सेटल हो चुके थे, फिर पाकिस्तान वापसी का ख्याल कैसे आया? ये कोई ऐसा वाक़या हुआ या? देखिए जी, हर पाकिस्तानी का मैं समझता हूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की एक बड़ी शदीद ख्वाहिश होती है, कभी उसका इजहार करते हैं कभी नहीं करते, कि काश हमारे पाकिस्तान में ऐसे मौक़े हों कि हम अपनी तमाम सलाहियतों का इजहार पाकिस्तान जाकर कर सकें, अपने लोगों के दरमियान बैठें, अपने कल्चर को प्रमोट करें, चाहे हमारी बाहर की बड़ी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रहे लेकिन हमारी बेस पाकिस्तान में हो। तो ये ख़्याल मेरे जहन में भी एक अरसे से था। पीएचडी करने के बाद भी मुझे मौका मिला कि मैं लम्स में लेक्चरर की पोजीशन पे आ जाऊं, वो मैं नहीं आ सका। उसके बाद मैं बहुत सी जगहों पे, बहुत से मुल्कों में मैंने ना सिर्फ इंग्लैंड में काम किया बल्कि मैंने ऑस्ट्रिया में काम किया, मैंने फ़्रांस में काम किया, उसके बाद साउथ कोरिया में काम किया, और सारी दुनिया में मुख्तलिफ़ हैसियतों में कंट्रीब्यूशन की। लेकिन दिल की गहराइयों से ये बड़ी ख्वाहिश थी कि हम जो है पाकिस्तान वापस चलें, कोई तरीका बने, कोई बहाना बने कि हम पाकिस्तान पहुंचकर अपने मुल्क की खिदमत कर सकें, अपने लोगों के दरमियान रह सकें। तो एक और उसमें जो सोच बहुत अहम थी जो इस मौके पर आई, जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई और एक तब्दीली का नारा लगाया गया, तो उस वक्त एक बड़ी ख्वाहिश ये होती थी कि हमें उस तब्दीली के प्रोसेस में शामिल होना है, ना कि जब वो तब्दीली आ जाए, बेहतरी आ जाए तो उसके फ़ायदे उठाने के लिए हम खड़े हो जाएं, बल्कि कोशिश करें कि फिर उस प्रोसेस में शामिल हो जाएं, जो अच्छा बुरा उसमें एक्सपीरियंस हो, लेकिन कम से कम ये एहसास तो हो कि जिस वक्त मुल्क जो है एक मुश्किल वक्त से गुज़र रहा था, एक बेहतरी की तरफ गामज़न था, उस वक्त हमने अपनी छोटी सी कंट्रीब्यूशन की। तो इसलिए मैंने यहाँ पर वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशन दी, और एक तरह से देखा जाए तो मैं हुज्जत तमाम कर रहा था कि कल को मुझे मेरे दोस्त ये ना कहें कि आपने मुल्क से बाहर बैठकर ही क्रिटिसिज्म करते रहे और कभी ये हिम्मत नहीं की कि मुल्क में वापस आते और यहाँ आके सब। दैट्स ग्रेट सर, सेम स्टोरी के मैं फ़ॉरेन में था और वहीं पे पाकिस्तान की बात हो रही थी, तो हम भी पाकिस्तान तब्दीली में शामिल होने के लिए पाकिस्तान आ गए और वी आर सेटिस्फाइड कि हमें खुद कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो सर, बहैसियत वाइस चांसलर पंजाब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, आप स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के लिए फ़ॉरेन स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, और इस पर आप क्या इकदाम करना चाहते हैं या कर रहे हैं? देखिए जी, अगर एक सेंटेंस में मेरी अप्रोच को बयान किया जाए कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या काम कर रहा हूँ, किस तरह करना चाहता हूँ, तो वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि हमारी प्रो स्टूडेंट
यूनिवर्सिटी हो, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच हो हर काम में, एक्सीलेंट। जिसमें स्टूडेंट्स के मफादात को सामने रखते हुए हमने जो भी बेहतरी लानी है अपने सिस्टम में, अपने एकेडमिक स्टैंडर्ड्स में, वो हमने स्टूडेंट्स को सामने रखते हुए लानी है। तो मैं एक रिफॉर्म एजेंडा के साथ ये वाइस चांसलरशिप कर रहा हूँ, और ये मेरे लिए बड़ा एजाज़ है। देखिए जी, जिस कॉलेज में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जैसा तालिब इल्म रहा हो, और कोई दिन ऐसा नहीं होता कि मुझे ये इंस्पिरेशन फ़ील हो रही होती है, अल्लामा इकबाल की तस्वीर जो यहाँ मेरे साथ इस कमरे में लगी हुई है, कि ऐसे महसूस होता है कि उनकी सारी जो उनकी रूह जो है अभी तक इन कॉरिडोर्स में, इन कमरों में मौजूद है, क्या और हमारी गाइडेंस के लिए मौजूद है। बिल्कुल। अगर हम वो अलामात समझ सकें, उनकी तालीमात को समझ सकें, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा ज़रिया हिदायत है कि हम अल्लामा इकबाल की तालीमात, और वो ख़ुद अपनी तालीमात के बारे में कहते हैं कि मेरी कोई भी फ़िक्र और सोच, तालीम वो कुरान और हदीस से अलहदा नहीं है। तो लिहाजा कुरान और सुन्ना की तरफ अगर हमने जाना है तो इकबालियात को सामने रखते हुए, उनकी तालीमात को अपनाते हुए हमारी कोशिश है कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऐसी बेहतरी लाएं कि जो बच्चा यहाँ से पढ़ कर निकले वो दूसरे बच्चों के लिए मशअल राह बन जाए। ग्रेट सर। सर, आप तालीम के साथ तरबियत पर भी काम कर रहे हैं, तो सर ये कहा जाता है कि इट इज़ सेड दैट एजुकेशन एंड डिग्रीज आर यूजलेस विदाउट करेक्टर एंड स्किल्स, वैल्यूज़। तो इस बारे में सर आप क्या कहते हैं कि जीसी यूनिवर्सिटी के साथ तरबियत के लिए बच्चों के लिए क्या कर रही है, ट्रेनिंग्स या फ़ॉरेन पाकिस्तान या जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए जी, कि जब तक हम अच्छा प्रोफेशनल बना दें, लेकिन जब तक अच्छा इंसान नहीं बना पाएंगे तो वो अपने प्रोफेशन में भी कामयाबी अच्छे तरीके से हासिल नहीं कर पाएंगे। हमारी अपनी मिसाल लें, हमने कोई चीज़ की ख़रीदारी करनी हो तो हम पीछे की दुकान ढूंढ कर जाते हैं, एक शख्स को ढूंढते हैं कि ये वो शख्स है जिसने पिछली दफ़ा जो सामान हमें दिया था बड़ी दयानतदारी से दिया था, ये सच बोलता है, ये कम नहीं तोलता जी। इसमें टॉलरेशन है हमारी बात सुनने की, अपनी बात समझाने की। तो हम वही तरीका अपनाना चाहते हैं कि ना सिर्फ हम अच्छा प्रोफेशनल बनाएं, बल्कि ऐसा इंसान बनाएं जिसके अंदर दयानतदारी हो, जो सच बोलता हो, जो लेन देन में धोखा ना करता हो, जो एक दूसरे को सब्र व तहम्मुल से मिलता हो। और जब इस तरह के लोग आ जाएंगे तो मुझे इस बात में कोई शुबा नहीं है कि ना सिर्फ हमारे अंदर के मामलात, हमारे मुल्क के अंदर के मामलात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे, बल्कि दुनिया में भी हमारी कदर शुरू हो जाएगी कि ये वो बच्चे हैं जो अच्छे किरदार के साथ एक अच्छे प्रोफेशनल हैं। तो उसके लिए हमने बहुत सी चीज़ें शुरू की हुई हैं। एक तो हमने मेरे आने के फ़ौरन बाद हमने दर्स कुरान की इजरा की है, और उसमें वही टीचर जो पहले जब मैं होता था तो दर्स कुरान देते थे, उनको दोबारा से दर्स कुरान के लिए बुलाया है। इसके अलावा हम अपना एक ट्यूटोरियल ग्रुप होता था जो मेरे ज़माने में होता था और बाद में वो इतना एक्टिव नहीं रहा। उसका मकसद यही था कि बच्चों को नॉन एकेडमिक गाइडेंस भी ट्यूटोरियल सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड की जाए। लेकिन जो तीसरी मेरे ख्याल में जो इनमें सबसे ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को, गैर नसाबी सरगर्मियों को दोबारा से हम सरगर्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ में अपनी अहमियत को समझें, अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ को उजागर करें और नेशनल कॉज, ग्लोबल कॉज के लिए अपनी सलाहियतों को सर्व करें। दैट्स ग्रेट। सर जी, पाकिस्तान में 62-63% हमारी यूथ की जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, अब ये बताइए कि अगर देखा जाए हर साल 5 लाख कमोबेश 5 लाख ग्रेजुएट हमारी यूनिवर्सिटीज़ प्रोड्यूस कर रही हैं, उनमें 1.8% को गवर्नमेंट जॉब दे रही है, बाकी 6 से 7% प्राइवेट जॉब्स हासिल करते हैं, 90% यूथ जॉबलेस है। तो सर
अब यहाँ पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इकॉनमी का प्रॉब्लम है, आप इस पे रिसर्च भी कर चुके हैं, इश्यूज़ क्या हैं कि इस 90% के लिए कौन सोचेगा, जो जॉबलेस भी हैं और डायरेक्शन लेस भी हैं, उनके बारे में सर आप क्या कर रहे हैं? देखिए जी, अगर हमें सही मायनों में उन बेहतरी लानी है तो जी। उसके लिए हमें अपने तालीमी मायार को बेहतर करना होगा। हमें अपना सिस्टम ऑफ एजुकेशन में 2-3 मामलात जो हैं जी। बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस कराने होंगे। जी। एक 3 मामलात की बात करते हैं चले। एक, डाइवर्सिटी ऑफ टैलेंट को हमने टैप करना शुरू करना है। हमने सब बच्चों को एक ही एकेडमिक स्टैंडर्ड की तरफ ले जाकर ये नहीं करना कि कुछ बच्चे कामयाब हैं और कुछ नाकाम हैं, जी। बल्कि हमने उनमें से डाइवर्सिटी ऑफ टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बच्चा है जो किताबें पढ़कर उस निसाब पे कामयाब हो रहा है, लेकिन कौन सा बच्चा है कि उसमें किसी और तरह के टैलेंट्स है कि उसमें हम वोकेशनल एजुकेशन की बिना पर या किसी और एंटरप्रेन्योरल ट्रेनिंग की मदद से उनकी मदद कर सकें जी। कि वो अपने आप अपने टैलेंट को सही तरीके से यस। उजागर कर सकें। यानी Good. डाइवर्सिटी ऑफ टैलेंट जो है ना जी, उसको पहचानना और उसके लिए मौक़े फराहम करना, वो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है जी, आप जो भी समझाएं बच्चों को इस तरीके से समझाएं, पढ़ाएं कि उनमें क्यूरोसिटी क्रिएट हो। हमने जो पढ़ाने का तरीका बनाया हुआ है कि किताबों में से एक सबक बार बार पढ़ाते हैं और बच्चे याद कर लेते हैं उसे और उसी से इम्तिहानों में कामयाब हो जाते हैं। जो सही सब्जेक्ट की क्यूरोसिटी है वो हम उस तालिब इल्म में पैदा नहीं करते। इसमें बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग ऐसी हो कि वो स्टूडेंट्स के साथ कनेक्शन इस तरह करें कि स्टूडेंट में वो तजस्सुस पैदा हो उस सब्जेक्ट के बारे में। मैंने जो इकनॉमिक्स यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ी, बाद में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से पढ़ी और फिर बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक है। मैंने इकनॉमिक्स क्यों पढ़ी, मैथमेटिक्स क्यों नहीं पढ़ी या फिज़िक्स क्यों नहीं पढ़ी, उसकी वजह सिर्फ ऐसी थी कि मेरे इनिशियल टीचर्स जो थे इकनॉमिक्स के, उनमें ये सलाहियत थी कि वो हमारे अंदर क्यूरोसिटी पैदा करते थे उस सब्जेक्ट के बारे में। वो सिर्फ हमें ये नहीं बताते थे कि ये सब्जेक्ट, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसी है, इसको समझ लो, बल्कि वो हमें हिम्मत देते थे कि हम सवाल करें कि ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे क्यों है जी। और ये जब बेहतरी इसमें अगर लाई जाए तो वो किस तरह, हमारे अंदर एक क्यूरोसिटी थी उस सब्जेक्ट पैदा। तीसरी बात क्रिएटिविटी, और ये भी हमारे बच्चों में, हम थ्योरी पढ़ के जो है इतने थक जाते हैं और हमारी अप्लाइड नॉलेज और अप्लाइड वर्ल्ड से हमारा कनेक्शन इतना वीक हो जाता है कि हमारे अंदर क्रिएटिविटी की सेंस जो है वो सप्रेस होती चली जाती है। क्रिएटिविटी को एक और बज़वर्ड है जिसे कहा जाता है इनोवेशंस। जब तक हमारे अंदर इनोवेशंस, क्रिएटिव इनोवेशंस की सलाहियत पैदा नहीं होगी, हम कभी भी दुनिया के बड़े मुल्कों से या हमारी यूनिवर्सिटी दुनिया के बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले तालिब इल्मों से मुकाबला नहीं कर सकते जब तक हम डाइवर्सिटी ऑफ टैलेंट, क्यूरोसिटी और क्रिएटिविटी, ये 3 एस्पेक्ट को जो है फोकस्ड होकर इस पे काम करना करेंगे, तभी हमारे स्टूडेंट्स। तो सर आप क्या समझते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारे जो HEC इदारे ये 3 चीज़ों पे या स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं? कोई हर्डल्स तो नहीं आ रही हैं आप लोगों को? देखिए जी, एक जैसे अगर हम आखिरी एलिमेंट जो क्रिएटिविटी की बात कर लेते हैं, क्रिएटिविटी में HEC ने एक अच्छा इदारा तमाम यूनिवर्सिटीज़ में कायम किया हुआ है, और एक ऑफिस ऑफ रिसर्च, इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन। ग्रेट। लेकिन मुझे ऐसे महसूस होता है कि पेपर्स में तो हम बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं कि भाई हमने इंडस्ट्री से लिंकेजेस कर रहे हैं, कमर्शलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल इनहेरेंट सिस्टम है उसमें बहुत कम इंसेंटिवाइजेशन है रिसर्चर्स के पास कि वो ट्रूली इनोवेशन करें और कमर्शलाइजेशन करें। मैं 1-2 एग्जांपल दे देता हूँ। कोई भी अच्छा रिसर्चर अगर वो कोई प्रोडक्ट क्रिएट करता है, बहुत मेहनत करके वो एक प्रोडक्ट बनाता है जिसके वो पेटेंट्स बनवाता है और फिर कमर्शलाइजेशन करता है,
उसको मौका नहीं मिलता कि उसके जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं उसका एक मेजर शेयर उस इंडिविजुअल को पहुंचे। वो खो जाता है, या तो मार्केट वो आइडिया ले उड़ती है, या फिर हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारे सिस्टम में इनहेरेंट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स उस इंडिविजुअल के लिए नहीं है कि आप अगर ये इनोवेशन करेंगे और इससे जो प्रोडक्ट निकलेगा उसकी मेजर फाइनेंशियल रॉयल्टी जो है वो आपकी जेब में आएगी। यस, होना चाहिए। वो जब तक इस तरह का सिस्टम नहीं करेंगे। अच्छा, ऑरिक जो ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन बनाया जी, उसको इतना ताकतवर बनाएं कि वो इंडिविजुअल रिसर्चर्स को मदद करे कि मेजर रॉयल्टी उन्हें मिले और वो अपने जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है जी, उसको प्रोटेक्ट कर सकें। यस, ठीक है, जब तक ऑरिक को हायर एजुकेशन कमीशन इस तरह स्ट्रेंथन नहीं करेगा, इंडिविजुअल रिसर्चर्स जो हैं वो अपने पब्लिकेशंस की तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, उनकी प्रमोशंस हो रही हैं, उनकी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। वो इस तरफ नहीं आएंगे कि जिसमें इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और कमर्शलाइज प्रोडक्ट्स जो है उनकी रिसर्च से ड्रॉ किए जाए। ग्रेट सर। सर, अगर ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, अगर आप पाकिस्तान में, अगर आपको 1 महीने का चार्ज दें, एजुकेशन आपके अंडर हो, तो आप क्या रिफॉर्म्स लेके आएंगे पाकिस्तान में सर? एजुकेशन के जी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ऑलरेडी करंट गवर्नमेंट जो है इसमें बहुत सा काम कर रही है कि हमने लेयर्स डिफ़ाइन करने हैं। एक लेयर है अर्ली स्कूल एजुकेशन, और दूसरी है सेकेंडरी हायर स्कूल एजुकेशन। यस, फिर उसके बाद कॉलेज एजुकेशन की लेयर है, और फिर उसके बाद जो है हायर एजुकेशन, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट की लेयर है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अर्ली इंटरवेंशंस जो हैं, जो अर्ली स्कूलिंग में वो की जाएं कि हर बच्चे को तालीम की सहूलत मैसर हो, बल्कि कंडीशनल प्रोविजंस हों कि जो वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं उनको एक वजीफ़ा मिलेगा सिर्फ इस बात का कि उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना। ये यूएई वाले भी करते हैं, ये गल्फ में भी हो रहा है, फॉरेन कंट्रीज़ में। जी जी बिल्कुल, ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र के जो प्रोग्राम हैं उसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को वेलफेयर पेमेंट्स मिलती हैं जो अपने बच्चों की हेल्थ अच्छी रखते हैं और उनको तालीमी स्कूलों में भेजते हैं। फिर जो ये सिंगल नेशनल करिकुलम आया है, इसकी वजह से बहुत सी बेहतरी आने वाली है कि वो बच्चे जो एक बड़ा मकसद लेकर स्कूलों में जाते हैं, उनको सिंगल नेशनल करिकुलम की मदद से उनको एक अपलिफ्ट प्रोवाइड की जाए उनके स्टैंडर्ड्स को, कि वो अच्छी तालीम ले सकें। अब अगर हम जब अर्ली एजुकेशन से हम हायर एजुकेशन की तरफ आते हैं, ये वो वक्त होता है जिसमें आप ट्रूली ग्रूमिंग करना शुरू करते हैं अपने स्टूडेंट्स की, अपने यंग स्टूडेंट्स की। इस वक्त आपने डाइवर्सिटी ऑफ टैलेंट का बहुत ख्याल करना है। इस वक्त आपने क्यूरोसिटी पैदा करनी है। आप टीचर्स ट्रेनिंग ऐसी करें कि जिसमें खूब से खूब तर बच्चे जो हैं वो पढ़ सकें। बिल्कुल। फिर जिम्मेदारी शुरू होती है कॉलेज एजुकेशन की, हायर एजुकेशन की। इसमें भी जो है ना जी, जो एक फैक्टर कम वक्त की वजह से, अगर मैं एक फैक्टर आइडेंटिफाई करूं कि जिसकी वजह से बेहतरी आ सकती है, तब्दीली आ सकती है, वो है क्वालिटी ऑफ टीचर्स। क्वालिटी ऑफ टीचर्स। जो जब आप टीचर्स की कॉम्पिटेंसी लेवल्स को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली उससे स्टूडेंट्स की कॉम्पिटेंसी जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो मैं कहूँगा कि अगर कोई मुझे कहे कि कोई एक चीज़ आप कहें कि जिससे बेहतरी हमारे एजुकेशन सिस्टम में आ सकती है, तो वो है क्वालिटी ऑफ। तो सर, ये जो कोविड जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, इस पे ना सिर्फ इकॉनमी मुतासर हुई बल्कि हमारी एजुकेशन और स्टूडेंट्स भी मुतासर हुए। तो आप क्या समझते हैं कि कोविड की वजह से जो हमें चैलेंजेस अभी दरपेश हैं, और फ्यूचर में क्या आप देखते हैं पोस्ट कोविड में? देखिए जी, इस बात में कोई शुबा नहीं है कि कोविड की वजह से हमारे एजुकेशन स्टैंडर्ड्स मुतासर हुए हैं।
हमारे ये जो ग्रेजुएट्स अब निकलेंगे, जो कोविड में के दौरान उन्होंने आखिरी 2 सालों में पढ़ा, उनका बहुत सा नुकसान हो गया। इतने अच्छे तरीके से हम ऑनलाइन टीचिंग नहीं कर पाए या कर सकते हैं जितना हम फ़ेस टू फेस ऑन कैंपस टीचिंग पे कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कोविड-19 में जब हम शिफ्ट हो गए हैं और अब हमारा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी हो गया है ऑनलाइन टीचिंग का, असेसमेंट का, तो ये एक मेजर टूल है जो अब हमें हासिल हो गया है। जी। जो ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट था और वर्चुअल टीचिंग का कॉन्सेप्ट था, बहुत सी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ कोविड आने से पहले ही उस तरफ मूव कर रही थी। कोर्सेरा का जो इंटरनेशनल प्रोग्राम पॉपुलर होना शुरू हुआ था, वो कोविड-19 से पहले ही शुरू हो चुका था। लिहाजा हमें कोविड-19 की वजह से अगर कोई एक पॉजिटिव चीज़ हासिल हुई है, वो ये हुई है कि हमारे टीचर्स के पास एक और स्किल सेट आ गया है कि जिससे वो ना सिर्फ ऑन कैंपस फ़िज़िकल टीचिंग कर सकते हैं, फ़िज़िकल कैंपस में टीचिंग कर सकते हैं, बल्कि वो वर्चुअल टीचिंग की भी टूल को इस्तेमाल करते हुए पढ़ा सकते हैं। और फ्यूचर मेरे ख्याल में ये है कि हमें हाइब्रिड टीचिंग करनी चाहिए। आइडियली मैंने सारी ज़िंदगी टीचिंग की है, अभी मुझे टीचिंग का थोड़ा सा मौका मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता। मेरी ख्वाहिश ये हो कि जो मैंने लेक्चर डिलीवर करना है, जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ाने हैं, वो लेक्चर मैं ऑनलाइन अपने स्टूडेंट्स को 2-3 दिन पहले मुहैया कर दूं, और जब बच्चे मुझसे पढ़ने के लिए मेरी क्लासरूम में आएँ तो वो जो सारी स्लाइड्स मैंने पढ़ानी थी और वो मैंने जो वर्चुअल लेक्चर मैंने दिया हुआ था, वो पढ़ कर आएँ, और क्लासरूम में हम फोकस करें उस क्यूरोसिटी और क्रिएटिविटी की, कि जो हम चाहते हैं कि क्लासरूम डिस्कशन ऐसी हो कि जिसमें सवाल ये किए जाएं, ऐसा है तो क्यों है, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। और हमने इस नॉलेज जो कि हमने उस लेक्चर में हासिल की है, उसकी मदद से क्या इनोवेशंस कर सकते हैं, क्या क्रिएटिविटी। तो ये हाइब्रिड एजुकेशन की तरफ हमें जाना चाहिए कि जिसमें बहुत सी टीचिंग इन हाउस एट होम स्टूडेंट्स कर लें, जब वो कैंपस में आएँ तो वो डिस्कशंस क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आएँ, वो स्पोर्ट्स के लिए आएँ, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए आएँ। तो इस तरह का वर्ल्ड जो है, और ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो हम अपने पाकिस्तान के अच्छे इदारों में नहीं कर सकते। हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज वो इदारा बने जिसमें इस किस्म की इनोवेशंस जो हैं हाइब्रिड टीचिंग की तरफ जाते हुए इंट्रोड्यूस कर सकें। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा सर, आप इंटरनेशनल रिसर्चर हैं और पॉपुलेशन एजिंग रिसर्चर के नाम से जाने जाते हैं, तो पाकिस्तान के बारे में आप क्या कहते हैं कि 30-40 साल आगे हमारे, और हमें अभी क्या चैलेंजेस दरपेश हैं? ये भी बहुत अहम सवाल है, क्योंकि इसके बारे में हमारी आगाही बहुत ज़्यादा नहीं है जी। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के तकरीबन 15 मुल्कों में इसका शुमार होता है कि जिसमें 10 मिलियन से ज़्यादा बूढ़े लोग पाए जाते हैं। यानी दुनिया के 12-15 मुल्क ऐसे हैं कि जो हमसे जिसमें हम पाए जाते हैं कि 10 मिलियन से ज़्यादा। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 12.5 मिलियन बूढ़े पाए जाते हैं। बूढ़ों से मुराद वो लोग जो 60 साल की उम्र से ज़ायद हैं। लेकिन अगले 25-30 साल में जिस तरीके से पाकिस्तान में ज़िंदगी की तवालत बढ़ती चली जा रही है, जिसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कहते हैं, और इसके फैक्टर 3 हैं जो कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। एक, हाइजीन बेहतर हो रही है, दूसरे हमारी न्यूट्रिशंस बेहतर हो रही हैं, और तीसरे हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी जो है वो बेहतर होती चली जा रही है। इन 3 वजूहात की वजह से पाकिस्तान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है, और इस लाइफ एक्सपेक्टेंसी का बढ़ना एक अच्छी खुशाइंद खबर है, ये एक तरक्की की अलामत है। लेकिन इसके साथ जो लिंक्ड प्रोग्राम जो मैटर्स हैं वो ये हैं कि अब अगरचे के 12.5 मिलियन हैं, लेकिन
by the time we will reach 2050, we will have close to 44 million older persons living in Pakistan. और हम दुनिया के 5 बड़े मुल्कों में हमारा शुमार होगा कि जिसमें 40 मिलियन से ज़्यादा बूढ़े पाए जाते होंगे। और हमारे मुल्क में, ख़ुसूसन पाकिस्तान में, हमारे जैसे मुल्कों में, ख़ुसूसन पाकिस्तान में ये बूढ़ों की तादाद बढ़ना एक और वजह से बहुत परेशान कुन है कि एक हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है वो बहुत वीक है। अभी हम जवानों की परवाह नहीं कर पाते अच्छे तरीके से, तो कैसे होगा कि हम इतने सारे बूढ़े हमारे दरमियान पाए जाएंगे। लॉन्ग टर्म सर पॉलिसीज़ बनाई जाए, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, स्टेट लेवल पे पॉलिसी बनाई जाए और पॉलिसीज़ बनाई जाएँ कि जिसमें थर्ड सेक्टर, चैरिटी सेक्टर जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करे आवाम के अंदर कि उन्होंने अपने बूढ़े वालदैन का, बुज़ुर्गों का किस तरीके से ख्याल करना है। जो स्टेट पॉलिसी है उसमें ख़ुसूसन 1-2 चीज़ों का जिक्र कर लेते हैं। एक तो ये है कि पेंशन एक सोशल राइट होना चाहिए। हर वो शख्स जो 60 साल से ज़्यादा उम्र का है उसको एक फिक्स्ड इनकम मिलनी चाहिए। एज ए citizen of Pakistan, they should be entitled to a decent income in which they can live their life at a subsistence above the subsistence level. और दूसरी जो बड़ी अहम बात है कि तमाम तब्बी तिब्बी सहूलियात उनको मैसर हों ताकि वो हर किस्म की अपनी इलाज करा सकें। फैमिलीज़ को, फैमिली मेम्बर्स को अवेयरनेस हो कि उन्होंने अपने बुज़ुर्गों की केयर किस तरह बेहतर तरीके से करनी। दैट्स गुड। सर पेंशन की आपने बात की, तो आप फ़ॉरेन से पाकिस्तान आए, तो आपको यहाँ तो पेंशन भी बहुत ज़्यादा मिलेगी, आपको यहाँ पे घर मिलेंगे, आप बताएं सर क्या मराहत जो मिलने वाली है। ये एक बड़ी मायूस कुन बात थी मेरे लिए कि जब मैं इतना कुछ सेक्रीफाइस करके पाकिस्तान वापस आया और एक बड़ी पाकिस्तान की सबसे कदीम और बड़ी यूनिवर्सिटी में मेरी तैनाती हुई एज वाइस चांसलर, कि ना तो वाइस चांसलर के लिए यहाँ पर कोई घर मौजूद था और ना ही हमारी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हमारी डिसाइड की गई उसमें हमारी कोई पेंशन थी। तो मेरे लिए तो खुदा का शुक्र है कि मैं इस काबिल रहा कि मैं ये कुर्बानी देकर यहाँ पर जॉब कर सकूँ। तो सर बाकी ओवरसीज़ कैसे पाकिस्तान में फिर आए जब एक फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती? जी बिल्कुल, यही मसला है कि अगर आप इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं देंगे तो कुछ मेरी तरह के दीवाने ही आ सकेंगे वापस पाकिस्तान। बाकी सारे बहुत से लोग जो हैं इन फैसिलिटीज़ की कमी की वजह से शायद पाकिस्तान वापस ना आ सकें। तो ये हमारे मुल्क के लिए एक बेहतरीन मौका है कि अगर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की पोटेंशियल से सही मायनों में फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो बुनियादी मराआत हैं उनमें बेहतरी लाई जाए। सैलरीज़ जो बाहर से लोग छोड़ कर आते हैं, अगर आप उन्हें मैच नहीं कर सकते तो कम से कम कोशिश कीजिए कि उनको पेंशन्स जो हैं इस तरह की मिल जाएं कि उनको ये फ़िक्र ना हो कि यहाँ नौकरी करने के बाद उनका बुढ़ापा किस तरह गुजरेगा। उनको कम से कम रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ ऐसी दें कि वो बहुत अच्छे घर जो छोड़ कर आ रहे हैं तो यहाँ वो अच्छे तरीके से रह सकें। बिल्कुल ऐसे गवर्नमेंट लेवल पे बिल्कुल फंड्स जारी करने चाहिए कि जितने हमारे फ़ॉरेन से ओवरसीज़, क्योंकि ओवरसीज़ बैकबोन है पाकिस्तान की इकॉनमी के, और इमरान खान साहब भी इस पर अक्सर बात करते रहते हैं। तो वीसी साहब ने फरमाया कि जो फ़ॉरेन से पाकिस्तान आएंगे कुछ दीवाने तो आ सकते हैं लेकिन यहाँ पे प्रॉपर एक सेटअप होना चाहिए कि उनको अपने रेजिडेंशियल के अलावा उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनके बच्चों के लिए, ताकि एक बंदा पूरी ज़िंदगी वहाँ पे फ़ॉरेन से रह के पाकिस्तान आके सर्व कर रहा है तो उसको आप अगर अवार्ड देते हैं, तमगा इम्तियाज़ देते हैं तो साथ साथ उनकी खिदमात को भी सराहा जाए और उनको फैसिलिटेट किया जाए। तो सर एक क्वेश्चन है कि आप पूरी ज़िंदगी आपने इतनी इंस्पिरेशन, इतनी स्ट्रगल में गुजार दी है, तो ये सारी इंस्पिरेशन कहाँ से लेते थे और किससे आप इंस्पायर थे और किन किन लोगों का आपके साथ शामिल रहे? मैं जी बहुत खुशकिस्मत हूँ इस मामले में कि मुझे ज़िंदगी के हर मौके पर बहुत से ऐसे दोस्त मिले, ऐसे टीचर मिले
कि जिन्होंने मुझे इंस्पायर किए रखा, मेरे लिए दुआ करते रहे, मेरी मदद करते रहे। और इतने सारे लोगों ने मेरे स्कूल के टीचर्स से लेकर मेरे एमएसएन कॉलेज मुल्तान के टीचर, फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के टीचर, कायद आज़म यूनिवर्सिटी में टीचर, मेरे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो मेरे पीएचडी के सुपरवाइज़र थे, उनकी बहुत सी काइंडनेस जो मेरे साथ थी। तो बहुत से लोगों ने बहुत सी स्टेजेस पे मेरी मदद की। और ऐसे ही होता है कि आप किसी से मदद लेते हैं, उसके बाद आप में इंस्पिरेशन ऐसी होनी चाहिए कि जब आपकी अपॉर्चुनिटी हो तो आप वो फिर अपने दूसरे यंगर जनरेशन के पास ऑन कर दें। तो मेरे गवर्नमेंट कॉलेज में आने का एक जिम्मेदारी ये भी है कि मैंने बहुत सी जो इंस्पिरेशन जो मुझे अपने बुज़ुर्गों से मिली, मैंने वो पास ऑन करनी है अपने स्टूडेंट्स के। मैं अपने स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान में मेरे स्टूडेंट बने, मैं उनसे बहुत सा ताल्लुक़ करना चाहता हूँ, उनसे उनकी तकालीफ़ को समझना चाहता हूँ और उनको इंस्पायर करना चाहता हूँ कि वो तमाम मजबूरियों के, मुश्किलात के जो है वो अपनी तरक्की के लिए खूब मेहनत करते रहे। वेरी गुड सर। ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या, मुख्तसर ऐसा वाक़या जिसने आपकी पूरी लाइफ का पैराडाइम बदल दिया हो, आपकी सोच बदल दी? देखिए जी, जब मेरा एडमिशन यहाँ हुआ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में, या कौन से सर सन 80s में? ये 1983 में मेरा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन हुआ, उस वक्त माली मुश्किलात थी। हमको इतने ज़्यादा अमीर कबीर घराना नहीं था, लेकिन ये है कि उन मुश्किलात के बावजूद अच्छी तरीके से पढ़ते रहे। फिर कायद यूनिवर्सिटी गए, वहाँ खर्चा और बढ़ते चले। कोई ऐसा वाक़या जो आपको अभी तक याद हो, कोई भी किसी ने एहसान कर दिया हो या आपने किसी से सीख लिया? हाँ, देखिए उसमें मैं अब याद करने की कोशिश करूँ कि कौन सा ऐसा वाक़या हो जो कि जो मैं बहुत अच्छे फॉरम से सीखा हो, कहीं भी सीखा हो। अपनी ज़िंदगी का एक फ़ैसला चले बात जी, डिसीजन आपने लाइफ का लिया। देखिए जी, मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा डिसीजन था वो ये था कि मैं 1996 में मेरी शादी हुई और मैं पूरा सेटल्ड था हॉलैंड में, एक अच्छी जॉब करता था और अभी नई शादी हुई थी। लेकिन उस वक्त मेरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया और मैंने और मेरी वाइफ ने ये फ़ैसला किया कि हमने तमाम मराआत जो कि जिसमें घर बना हुआ था और दूसरे, वो सब छोड़कर अपनी तालीम हासिल करने के लिए, एक जो बड़ा मौका हमें मिला है पढ़ने का एक बड़ी यूनिवर्सिटी में, तो वो हमने सब सेक्रीफाइस करके दोबारा से स्टूडेंट लाइफ में दाखिल हो गए। तो अगर मैं मुड़ के देखूं तो मेरी वो ज़िंदगी का, अगरचे कि उस वक्त बहुत मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी का अहम तरीन फ़ैसला था कि ऑक्सफोर्ड जाने के बाद मेरी सोच का मयार, मेरे काम का तरीका, मेरा वर्क एथिक्स जो है वो एकदम से तब्दील होता चला गया। और दैट्स ग्रेट कि आपने पूरी ज़िंदगी का डिसीजन इतना बड़ा ले लिया और बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। तो सर आप क्या समझते हैं, हम पाकिस्तान में आजकल, बल्कि पूरी दुनिया में ट्रेंड है, इस पे हज़ारों नहीं लाखों किताबें लिखी जा रही हैं, लिखी जा चुकी हैं और ट्रेनिंग्स हो रही हैं कि सर सक्सेस आपकी नज़र में कामयाबी क्या है सर? अल्लाह, और इसकी व्हाट इज़ की टू सक्सेस? देखिए जी, सक्सेस तो ये है कि आप किसी भी फील्ड में एक्सेलेंस अगर अचीव कर लें तो वही सक्सेस है। ये ना सोचते रहें कि अगर मैं इंजीनियर बन जाता या डॉक्टर बन जाता तो शायद मैं कामयाब हो जाता, बल्कि जो भी फील्ड में आपको काम करने का मौका मिल रहा है उसको पूरे पैशन के साथ कीजिए और यही कहिए कि इसमें एक्सेलेंस अचीव करना वही मेरी कामयाबी है। एक्सेलेंस कभी बहुत सारा पैसा कमा कर भी नज़र आ रही होती है, कभी कोई बहुत ज़्यादा इल्म हासिल करके भी नज़र आ रही होती है, लेकिन आपको खुद फीलिंग ये हो कि ये जो मेरा फील्ड है इसमें मैं वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्सपर्ट हूँ, वन ऑफ द टॉप मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन हूँ, तो वो है सक्सेस मेरे ख्याल में।
और सक्सेस के लिए बुनियादी कुलिया यही है जी कि जो भी काम करें, मुझे आप में भी वो नज़र आता है कि आप पूरे अपना फील्ड जो है अपने पेशे में पूरे पैशनेट होकर करते हैं। थैंक यू। तो इसी तरीके से जो भी काम करें, चाहे जी वो छोटा हो जी चाहे बड़ा हो, आपने फुल कमिटमेंट के जी साथ, फुल पैशन के साथ करना है। ये ना सोचते रहें कि ये मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है, जी अगर ऐसा होता तो शायद मैं और बेहतर कर देता, जी या मैं आज नहीं कल से शुरू करूँगा, ये कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी तो कर लूँगा। नहीं, जब आपने किसी एक फील्ड को अपनाया है, कोई एक रास्ता ऐसे लिया है, तो उसे पूरी कमिटमेंट के साथ, पूरे पैशन के साथ करें, और यही आपकी कामयाबी का राज बने। ज़बरदस्त, बहुत मुख्तसर बताया सर। आपने पूरी ज़िंदगी कामयाब लोगों से मुलाकातें की, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में रहे, इंटरनेशनल रिसर्चर हैं। कोई 2 से 3 क्वालिटीज़ जो कामयाब लोगों में आपने नोट की कि मैं बचपन से अभी तक नोट किया, आप खुद भी कामयाब पर्सनैलिटी हैं पाकिस्तान में, तो सर 2 से 3 क्वालिटीज़ बताएं सिर्फ मुख्तसर। दो बता दो। जी 2 क्वालिटीज़। एक तो जी वो हमेशा अपनी सलाहियतों को बेहतर करने के लिए अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। यस शार्पन द सॉ का कॉन्सेप्ट जो है जी कि आप हमेशा कोशिश करते रहें कि आज जो सलाहियत है, आपने आज इस दिन में क्या मेहनत की कि उससे सलाहियत आपकी बेहतर होती चली जाए। चाहे आप उम्र के किसी भी हिस्से में हों, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप अपनी इम्प्रूव सलाहियतें करें खुद को। और Second, दूसरी बात मैं वो कह ही चुका हूँ कि जो भी बात करें जी वो पैशन के साथ करें, जी। फुल कमिटमेंट के साथ। हाफ हार्टेड करने का Yes. कोई फ़ायदा नहीं। आप अपना भी वक्त ज़ाया करते हैं, दूसरों Yes. का वक्त ज़ाया करते हैं। जो भी करें, सारी ज़िंदगी ये सोचते हुए ना गुजार दें कि मैं पता नहीं कौन सा फील्ड जो है वो मेरे लिए अच्छा फील्ड है। जो भी फील्ड आपको मिल जाए, जो भी उस दिन काम करने को आपको मिल रहा है, उसको एक्सीलेंस के साथ कीजिए। पूरी यही यूथ के लिए commitment- सर मैसेज है आपका? यही यूथ के लिए है। ठीक है एक और इसमें चीज़ ऐड कर जी। देता हूँ, और ख़ुसूसन आज की यूथ को सामने रखते हुए, जी हमारे बच्चों में ये एक बुरी आदत है कि वो इस बात को ज़्यादा गिनते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ मुयस्सर नहीं है, यस और इस वजह से थोड़ी सी डिसोरिएंटेशन हो जाती है, नेगेटिव माइंडसेट क्रिएट होता है। और ये जो इतना सारा ड्रग अब्यूज़ का इशू है, जो टॉक्सिटी माइंड्स में क्रिएट हुई हुई है, वो इसी फीलिंग की है कि आप जो हैं अपनी जो अच्छी चीज़ें हैं, जो आपको मुयस्सर हैं, जी। या जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको कम देखते हैं। यस जो चीज़ें मौजूद नहीं हैं, गैर मुयस्सर हैं, उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इसलिए हर वक्त इस फीलिंग में, इस चीज़ में, इस फीलिंग का शिकार रहते हैं कि शायद हमसे नाइंसाफ़ी हो रही है। तो ये जब तक इस नेगेटिव माइंडसेट से निकलकर पॉजिटिव माइंडसेट, यस जिसमें आप ये देखना शुरू करें कि आपके पास क्या चीज़ मुयस्सर है और उसका क्या फ़ायदा आप मज़ीद अपने सर, इस पे एक चीज़ ऐड करूँगा कि डॉक्टर तैमूर साहब हैं, ब्लाइंड PhD पाकिस्तान में और एसोसिएट प्रोफेसर हैं इस्लामिया साइंस कॉलेज में। उनसे मैंने जब यही बात पूछी तो उन्होंने एक बात की कि ज़िंदगी हर रूप में खूबसूरत है, वो देख नहीं सकते, लेकिन उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि पॉजिटिव, आपने बताया ना कि यूथ को पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सर, एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और मैं सबसे ही पूछता हूँ, हाँ आपसे भी पूछूंगा सर, और मेरी विश है कि पाकिस्तान के लिए भी आप इतना कुछ करें, सारे कुछ करें। सर, आप पाकिस्तान को कैसे देखना चाहते हैं? अल्लाह अकबर। इस वक्त जी एक तो है जो आइडियलिस्टिक थिंकिंग है, जी वो भी मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है वो बात की जाए जी, कि जो रियलिस्टिक हो। जी मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान के पास बड़े फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस हैं। इस वक्त दुनिया की द एक्सिस ऑफ पावर इज़ चेंजिंग यस and it is coming more towards this part of the world than it ever was. तो हमारी जो पाक चाइना दोस्ती है, इसकी बहुत अहमियत है। इस वक्त जो पावर जो है वो चाइना की तरफ शिफ्ट हो रही है, और हम बड़े फॉर्चुनेट हैं कि हम चाइना के दोस्त हैं। यस लिहाजा ज़रूरी है कि हम उस
खुशकिस्मती को समझते हुए अपने अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फ़रोग करते हुए जी। तालीम और सेहत पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, और इससे हम एक स्टेज पर चाइना के साथ शाना बशाना खड़े होते हुए इस मुल्क के इस दुनिया की एक अहम ताकत, इकनॉमिक पावर बन सके। तो ये मेरा ख़्याल है, और ये कोई आइडियलिस्टिक थिंकिंग नहीं है, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत मुमकिनात में शामिल है जी। कि अगर हम Possible. अपनी तालीम, सेहत जी। और मुलाजमत की तरफ, ये 3 एस्पेक्ट की तरफ अच्छी तवज्जो दें, Good. तो हम उतनी ही तरक्की कर सकते हैं जिस तरह हमने चाइना, साउथ कोरिया जी। और जापान को जर्मनी तरक्की और करते बाकी देखा। कंट्रीज़। थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर सैयद असगर जैदी साहब फरमा रहे थे कि अगर हम पाकिस्तान में तालीम, सेहत और लोगों के रोज़गार, इन पे तवज्जो दें तो हम भी तरक्की कर सकते हैं। और नाज़रीन, एक बात कि जब हम पाकिस्तान का जिक्र करें और जब हम सोचें कि सारी दुनिया यहाँ से भाग रही है, पाकिस्तान छोड़ के जा रही है, तो सोचिएगा कि पाकिस्तान में बड़े अजीम लोग हैं, जिनमें डॉक्टर सैयद असगर जैदी साहब जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जो सब कुछ छोड़ के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जिसमें लोगों का ख्वाब होता है और लोग तरसते हैं कि वहाँ पे जाकर स्टडी करें, वहाँ पे काम करें, इससे बड़े बड़े इदारे ये छोड़कर पाकिस्तान आए हैं, तो फिर आपके अंदर से मायूसी ख़त्म हो जाएगी और आप फिर मुस्बत सोचेंगे। और हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ हम इस मुल्क और कौम की बेहतरी में अपना किरदार अदा कर सकें। साजिद भुट्टू को इजाज़त दीजिए।